हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल है, बहुत ही कमाल की है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर सुनेंगे। दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे व्यक्ति की बात करने वाले हैं कि जो किसी दूसरे देश से अमेरिका जाकर इंग्लिश अच्छी ना होने के बावजूद भी उसने बिजनेस किया और आज के दौर पे वो करोड़पति बन चुका है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि किस तरह से व्यक्ति इंग्लिश कमज़ोर होने के बावजूद भी उसने अपने मुकाम को हासिल किया। इंग्लिश की जो कमजोरी थी, इंग्लिश ना बोल पाने की जो कमी थी, उसने उसको पूरा किया, उसमें प्रोफिशिएंसी यानी उसमें दक्षता हासिल की और इसके बाद जो है अपने आप को एक सफलता की चोटी तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको बहुत ही अच्छी आइडिया मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन सीख मिलेगी और इंग्लिश को एंजॉय करने के साथ साथ दोस्तों आप इंग्लिश भी बहुत सीखेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे, सेंटेंस आएंगे शायद जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अ मैन हु स्लेप्ट ऑन पार्क बेंचेस इज नाउ अ सेल्फ मेड मिलेनियर। अ मैन, एक आदमी, हु स्लेप्ट, जो या जिसने, हु यानी जो या जिसने सोया, स्लेप्ट यानी सोया। दोस्तों, स्लेप्ट क्या है? स्लीप का सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में है, इसलिए इसका मीनिंग होगा सोया। तो जिसने सोया ऑन पार्क बेंचेस, पार्क में रखे हुए जो बेंच होते हैं उस पर सोया। ऑन यानी पर, ठीक है। इज यानी है। नाउ अ सेल्फ मेड, नाउ यानी अब, सेल्फ मेड यानी कि स्वयं बनाया हुआ, यानी उसने अपने आप को स्वयं बनाया। सेल्फ मेड मिलेनियर यानी लखपति, उसने आपको स्वयं लखपति बनाया है, ठीक है। यानी वो आप खुद से बना हुआ लखपति है, राइट। तो एक आदमी जो पार्क के बेंचेस पर सोया और वह खुद आज क्या है? लखपति है, मिलेनियर है। तो हम ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे। तो आइए हम परिचय करते हैं उस व्यक्ति से। वो व्यक्ति स्वयं अपनी कहानी बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। आपको बहुत कुछ मैंने पहले कह दिया है कि मोटिवेशनल के साथ साथ आप बहुत अच्छी आइडिया यहाँ पर लेंगे और इंग्लिश को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, उसका नाम है निक माक्यूटा। निक माक्यूटा जो 37 का है, यानी कि 37 ईयर का है। मूव्ड यानी कि वो गति किया या चला गया। मूव दोस्तों तब प्रयोग करते हैं जब हमें बताना होता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ को कहीं से हम हटाते हैं, यानी कि प्लेस चेंज होता है। तो वो मूव करके, यानी अपने देश से मूव करके, यानी वहाँ से यूएस चला गया। टू द यूएस यानी यूएस को, यानी अमेरिका को चला गया। फ्रॉम रोमानिया, कहाँ से? रोमानिया से। फ्रॉम यानी से, ओके। टू द यूएस, यूएस को, अमेरिका को, रोमानिया से अमेरिका को वह मूव कर गया, यानी कि चला गया। विद $500, विद यानी होता है दोस्तों साथ, तो $500 के साथ। अगर हम देखें भारतीय पैसे में देखें, यानी रुपए में देखें, तो वो होता है 37,000। तो मात्र 37,000 रुपीज़ लेकर वह अमेरिका गया, ओके। नेक्स्ट, इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में, अपने जेब में। पॉकेट यानी जेब, हिज यानी अपने, इन यानी में, राइट। व्हेन ही वॉज 21 ईयर्स ओल्ड, जब वह 21 साल का था, ठीक है। व्हेन यानी जब, ही यानी वह, राइट। तो जब वह 21 साल का था तब वह अमेरिका चला गया था, मात्र जो है 37,000 यानी कि 37,000 रुपये लेकर। आज वो 37 ईयर का है और करोड़पति है, लखपति है। उसके बहुत सारे बिजनेस हैं। अब ये आप स्वयं देखेंगे, पढ़ेंगे, इसमें समझेंगे अच्छी तरह से और वो सारी कहानी आपको बताएगा कि किस तरह से वो किस कंडीशन में वो घर से आया था और आज वो किस कंडीशन में है। निक वॉज अनेबल टू फाइंड एन अपार्टमेंट व्हेन ही मूव्ड to Los Angeles and was forced to sleep on benches in public parks. Nick was unable means दोस्तों असमर्थ होना, अक्षम होना। यानी जो निक माक्यूटा था, वो एक अपार्टमेंट यानी एक फ्लैट को फाइंड करने में, यानी प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, असमर्थ था। अनेबल यानी असमर्थ होना। When, जब, he moved टू लॉस एंजलस, जब वह लॉस एंजलस मूव किया, यानी कि वहाँ पर गया, ठीक है। मूव किया मतलब कि वहाँ पर वो चला गया। तो दोस्तों, ये लॉस एंजलस एक शहर है अमेरिका का, ठीक है। वॉज फोर्स्ड टू स्लीप, वॉज के बाद देखिए फोर्स आया है, फोर्स का थर्ड फॉर्म है, फोर्स्ड, ठीक है।
तो जब भी दोस्तों वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो आप वहाँ समझ जाओ कि कोई काम किया गया, ठीक है, यानी उसको ऐसा बनाया गया। वॉज फोर्स्ड, वह, देखिए फोर्स का मतलब होता है बल देना या जोर देना किसी पर, या किसी को मजबूर करना। ऐसा भी जो है फोर्स का यूज़ करते हैं कि उसने मुझे ये काम करवाने के लिए फोर्स किया, यानी दबाव दिया। तो मतलब कि उस पर ये दबाव आ गया, निक पर ऐसा दबाव आ गया कि वो बेंचेज पर सोने के लिए उस पर दबाव आ गया। इन पब्लिक पार्क्स, जो पब्लिक पार्क्स होते हैं जो लोगों के बैठने के लिए घूमने के लिए बने होते हैं, उन पार्क के बेंचेस पर वो सोने के लिए मजबूर हो गया क्योंकि उसे अपार्टमेंट जो है था मिल नहीं पाया। और वो मिल नहीं पाया क्या मतलब, वो तो अनेबल था ना, इतने पैसे थे नहीं, इतना वो सक्षम नहीं था कि वो अपार्टमेंट खरीद ले या कोई रूम ले ले। लेकिन देखिए आगे आगे होता क्या है, ही वॉज बेयरली एबल टू फीड हिमसेल्फ। ही वॉज, वह था, बेयरली मतलब कि मात्र, बेयरली यानी मात्र, एबल मतलब सक्षम होना, ओके, टू फीड यानी कि खिलाना, टू फीड यानी खिलाना, जैसे ईट मतलब खाना होता है, राइट, तो फीड यानी खिलाना, हिमसेल्फ यानी वह खुद या वह स्वयं, तो वह स्वयं को खिलाने के लिए यानी अपने आप को खिलाने के लिए मात्र जो था वो सक्षम था कि किसी भी तरह से वो अपने आप को भोजन की व्यवस्था कर सकता था, बस इतना ही सक्षम था वो उस टाइम पे। और उसके पास जो दूसरी समस्या थी दोस्तों वो क्या थी, ही डिडंट नो इंग्लिश वेल। डिडंट नो यानी नहीं जानता था, डिडंट नो यानी डिड नॉट नो, तो वह अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं जानता था, वेल यानी अच्छी तरह से, ठीक है। तो उसको वहाँ की जो लोग थे अमेरिका के, उनसे कम्युनिकेट करने में समस्या भी होती होगी। ही इज़ नाउ अ US सिटीजन एंड हैज़ बॉट होम्स फॉर हिज फैमिली। अब देखिए वो उसकी आज की कंडीशन की हम बात कर रहे हैं कि ही इज़, वह है, नाउ यानी अब, तो वह एक आज जो है वो एक US का सिटीजन है। सिटीजन मीन्स नागरिक होता है दोस्तों, क्या होता है, नागरिक। आज वो अमेरिका का नागरिक है। एंड हैज़ बॉट यानी खरीद चुका है। बॉट क्या है दोस्तों, बाय का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, राइट, बाय बॉट यानी खरीदना। तो हैज़ के बाद लगा है इसलिए इसका मीनिंग होगा कि कर चुका है या कर लिया है। तो आज जो है वो घर, होम्स यानी बहुत सारे घर, कई सारे घर वो खरीद चुका है आज के समय में। फॉर हिज फैमिली, फॉर यानी के लिए, हिज फैमिली यानी अपने परिवार के लिए, तो वह अपने परिवार के लिए आज जो है बहुत सारे घर खरीद लिया है। अपने पिता के लिए, भाई के लिए उसने जो है अलग अलग से फ्लैट ले रखा है। चलिए अभी आगे कहानी बहुत लंबी है, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है दोस्तों, बस धैर्य बनाए रखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंग्लिश के साथ साथ आप एक अच्छी आइडिया मिलेगी, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में वादा किया था। देखिए द फर्स्ट कैब, दोस्तों अमेरिका में टैक्सी को कैब कहते हैं, पहली बात तो आप ये जान लें, ठीक है। टैक्सी को जैसे हम लोग यहाँ टैक्सी बोलते हैं, वहाँ कहते हैं कैब। द फर्स्ट कैब यानी पहली टैक्सी। आई टुक मैंने लिया, टेक यानी लेना होता है, तो टुक यानी लिया, ठीक है। वो अपनी कहानी बता रहा है, ठीक है। देखिए वो अपने बारे में सारा कुछ बताने वाला है कि कहाँ से मैंने शुरुआत की थी। आई टुक, जब वो अमेरिका आया था तो अमेरिका की जो पहली टैक्सी होती है जिस पर उसने जो है सवारी किया कहीं जाने के लिए, तो आई टुक यानी मुझे क्या हुआ, आई टुक टू द सिटी। देखिए आई टुक मतलब कि जो पहली टैक्सी थी ना जो उसने लिया, बता रहा है मैंने लिया, टू द सिटी, सिटी को यानी शहर को जाने के लिए, ठीक है। कॉस्ट मी यानी कि मुझे कीमत पड़ी, देखिए है ना, यहाँ पर आप सेंस समझेंगे कि कॉस्ट मी यानी मुझे जो है इतनी कॉस्ट आई, कीमत मुझे लगी, कितनी लगी, अबाउट यानी लगभग $100, ठीक है। तो दोस्तों अबाउट मतलब के बारे में भी होता है और अबाउट का मतलब होता है लगभग। जब आप पैसे की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं लगभग या अराउंड, आप यहाँ दोनों प्रयोग कर सकते हैं, अराउंड या फिर अबाउट। तो लगभग $100 उसे लग गए थे, खर्च हो गए थे। अब चूंकि वो $500 लेके चला था, ठीक है, तो अब उसके पास बचे $400, विच लेफ्ट मी विथ $400
टू माई सेल्फ। विच यानी जो, लेफ्ट मी, लेफ्ट यानी होता है बचा हुआ, ठीक है। तो जिसने मुझे छोड़ा, ऐसा आप समझेंगे कि विच, जिसने मुझे जो है $400 के साथ मुझे छोड़ा, यानी कि इतने पैसे मेरे खर्च हो गए और इतने पैसे मेरे साथ बचे, तो ऐसा इसका सेंस होगा। विच लेफ्ट मी विथ $400 टू माई सेल्फ, यानी कि मेरे खुद के पास, टू माई सेल्फ, मेरे खुद को जो है, मेरे खुद के पास 400 जो डॉलर्स थे वो लेफ्ट हुए, बचे। इट वॉज अ कल्चर शॉक, यह एक सांस्कृतिक क्या था, शॉक यानी होता है धक्का लगना या कोई आश्चर्य वाली बात होना, तो वह क्या था उसके लिए, एक सांस्कृतिक धक्का था, पुश था। आई विल नेवर फॉरगेट दैट पार्ट, वो कह रहा है कि मैं ये पार्ट, ये हिस्सा कभी नहीं भूलूंगा। आई विल नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, फॉरगेट यानी भूलना, दैट पार्ट वह हिस्सा, तो वह हिस्सा मैं कभी नहीं भूलूंगा, राइट। आई फाउंड माई सेल्फ होमलेस इन LA, LA मतलब लॉस एंजलस, तो लॉस एंजलस में, इन यानी में, मैंने पाया, आई फाउंड मैंने पाया, माई सेल्फ मैं स्वयं को, माई सेल्फ यानी मैं खुद, तो मैं खुद को होमलेस पाया, होमलेस यानी बेघर, होम यानी घर, लेस यानी के बिना, यानी बेघर, तो मैंने आपको बेघर पाया, राइट। स्लेप्ट ऑन बेंचेस, स्लेप्ट यानी सोया, ऑन बेंचेस यानी कि बेंचेस पर, बेंचेस पर मैंने सोया, इन द पार्क्स, ठीक है, पार्क में, एंड एट और खाया, एंड एट, एट यानी खाया, ईट यानी खाना और एट यानी खाया, इसका सेकंड फॉर्म हो गया, राइट। नेक्स्ट क्या है, ऑन अ वेरी टीनी बजट, इसको पढ़ेंगे बजट, डी साइलेंट है, बजट। बजट यानी होता है दोस्तों, जैसे जो पैसा आपके पास बचा होता है, अमाउंट जो बचा होता है, उसको हम बोलते हैं कि इतना हमारे पास बजट है, ठीक है। तो ऑन अ वेरी टीनी, टीनी मतलब होता है बहुत थोड़ा, छोटा, ठीक है। ऑन यानी पर, तो बहुत छोटे बजट पर, बहुत थोड़े जो अमाउंट थे, पैसे थे, उसने उस पर खाया, यानी कि अपना काम चलाया। आईड गो टू बाई अ $1 बर्गर, आईड गो, ये जो आपको दिख रहा आईड, इसको पढ़ेंगे आईड, ये एक्चुअल में आई वुड का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, वुड, WOULD, ओके। आपने देखा होगा कि इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, वुड। तो आईड गो टू बाय यानी मैं खरीदने गया, $1 बर्गर, $1 का बर्गर मैं खरीदने गया, एट मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स जो शॉप होती हैं, ठीक है, वहाँ पर मैं गया, एंड टेल देम, और मैंने उन्हें बताया, दे मैंने उन्हें, ठीक है, टेल यानी बताया, नो चीज़, ठीक है। तो बोला कि मैं वहाँ पर गया और फिर मैंने उन्हें बताया कि नो चीज़ यानी कि कोई पनीर नहीं लगाना है। जो बर्गर होते हैं दोस्तों वो पनीर वाले ज़्यादा महंगे आते हैं, तो उसने मना कर दिया कि नो चीज़ यानी नो, कोई भी पनीर उसमें नहीं चाहिए हमको, सो दैट ताकि आई वुडेंट गेट चार्ज्ड एक्स्ट्रा, ताकि मुझे एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे। इसका मीनिंग क्या होगा कि ताकि मुझे जो है एक्स्ट्रा चार्ज ना लगे, आई वुडेंट गेट चार्ज्ड यानी मुझे चार्ज यानी जो पैसा था एक्स्ट्रा ज़्यादा अमाउंट ना लगे, तो इसका सेंस ऐसा होगा दोस्तों, आप ध्यान से समझिएगा। इसकी थोड़ी कुछ इंग्लिश के सेंटेंस जो एडवांस हैं, है ना, यही तो ख़ास बात है कि आपको जो है इसमें बेसिक लेवल से थोड़े एडवांस लेवल के भी सेंटेंस और वर्ड मीनिंग मिलेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। यदि आप जो डिफ़िकल्ट लेवल का सामना नहीं करेंगे तो आप आगे एडवांस लेवल और हाई लेवल कैसे कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर समझ में नहीं भी आता है तो आपको धैर्यपूर्वक सुनना है और समझना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, ही मैनेज्ड टू फाइंड स्मॉल जॉब्स, उसने मैनेज किया, ठीक है। आप समझते होंगे कि बहुत ही यूज़फुल वर्ड है मैनेज करना, यानी किसी भी कदर कोई काम कर लेना, ठीक है। टू फाइंड यानी पाना, स्मॉल जॉब्स तो छोटी जॉब पाने का उसने मैनेज किया। सच एज जैसे कि, सच एज यानी कि जैसे कि, पार्किंग कार्स, कार को पार्क करना, यानी कि जो कार होती हैं उनको सही ढंग से पार्क पर, जहाँ कार पार्क होती हैं, खड़ी होती हैं, उनको ढंग से लगाना, उनकी देखरेख करना, ठीक है। तो ये काम भी एक जॉब होता है वहाँ पर। एज वॉलेट,
एज वॉलेट टू सेव मनी, ठीक है, पैसे बचाने के लिए, ठीक है, एज वॉलेट, वॉलेट के रूप में। दोस्तों वॉलेट यानी पर्स होता है, हमारा जो खर्चे वाले पैसे होते हैं हम लोग अक्सर अपने पर्स में लिए रहते हैं खर्चे मेंटेन करने के लिए। तो वो बता रहा है कि पैसे सेव करने के लिए जो है मैं काम करता था फॉर अ स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से फ्लैट के लिए, ओके, फॉर यानी के लिए, अ स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से फ्लैट के लिए मैं पैसे बचा रहा था। देखिए उसकी बात जो है उसकी जॉब छोटी है फिर भी वो इस फ्लैट ख़रीदने के लिए पैसे बचाने के लिए सोच रहा है। यही तो बड़ी बात होती है दोस्तों कि जब भले ही आप किसी भी कंडीशन में हो लेकिन आपके लिए जो है पैसे बचाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप आगे कुछ कर पाएँ, कुछ कर सकें। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यानी कि अगले कुछ महीनों तक, हम बोलते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यानी कि नेक्स्ट अगले कुछ महीनों तक ऐसा चलता रहा। हिज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इम्प्रूव्ड, राइट, उसकी जो इंग्लिश की दक्षता थी, प्रोफिशिएंसी यानी होता है दक्षता, यानी उसमें वो कितना एक्सपर्ट हो पाया, राइट। आपको हिंदी समझ में ना आ रही होगी, दक्षता एक वर्ड होता है, दक्ष होना यानी कि उसमें कुशल होना। तो उसकी जो इंग्लिश की कुशलता है, प्रोफिशिएंसी है, इम्प्रूव्ड यानी सुधर गई, इम्प्रूव हो गई। एंड ही गेन्ड हिज रियल एस्टेट ब्रोकर लाइसेंस, उसने गेन कर लिया, गेन मतलब दोस्तों प्राप्त करना, ही गेंड उसने प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया, हिज रियल एस्टेट ब्रोकर लाइसेंस, उसको जो है रियल एस्टेट का बिजनेस करने के लिए उसे दलाल जो होते हैं ना, जो ज़मीन जायदाद को आपको सेल करने में, उसको बेचवाने में हेल्प करते हैं और उससे अपनी वो कमाई करते हैं, तो उनको बोलते हैं रियल एस्टेट ब्रोकर। दलाल, ब्रोकर मीन्स दलाल होता है। तो उसको लाइसेंस मिल गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो आइए आगे देखते हैं किस तरह से वो इंग्लिश को इम्प्रूव करके अमेरिका में अपने पैरों को जमा रहा था और अपने बिजनेस आइडियाज़ को आगे ले जा रहा था। इन 2013 में निक डिसाइडेड टू एक्सपेरिमेंट विथ सेलिंग इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन ईबे। अब देखिए उसके पास एक नई आइडिया आई 2013 में, उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया एक एक्सपेरिमेंट करने का, एक प्रयोग करने का, किसके साथ, विथ सेलिंग इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, ठीक है, जो इंपोर्ट करते हैं यानी कहीं से मंगाते हैं। इंपोर्ट करना मतलब कि जैसे जापान से, चाइना से उसको मंगाना, आयात करना, ठीक है। तो आयात किए हुए इलेक्ट्रॉनिक सामानों को, ठीक है, सेल करने का प्रयोग उसने करने का डिसाइड किया ऑन ईबे। दोस्तों ईबे एक जो है वेबसाइट है जहां पर लोग अपने चीज़ों को सेल करते हैं, जैसे अमेजॉन वगैरह होती हैं, फ्लिपकार्ट, वैसे ईबे अमेरिका में चलती है। विदिन 6 मंथ्स, विदिन मतलब होता है दोस्तों के अंदर, विदिन इतने टाइम के अंदर, 6 मंथ्स यानी 6 महीनों के अंदर, ही वॉज अर्निंग $3,000 to $4,000 अ मंथ। अ मंथ यानी दोस्तों पर मंथ, ठीक है ना। कई बार हम अ का प्रयोग करते हैं, है ना, पर बताने के, जैसे बोलते हैं ना पर मंथ, ईच मंथ, तो अ मंथ यानी कि पर मंथ वो $3,000 से $4,000 कमा रहा था। ही वॉज अर्निंग, वह कमा रहा था, ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू क्विट हिज जॉब एज अ ब्रोकर, स्विच टू ई कॉमर्स फुल टाइम। जब उसको लगा कि जो हमारी ईबे वेबसाइट जो है अच्छी चल रही थी, वो अच्छा कमा रहा था, तो उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया, टू क्विट यानी होता दोस्तों छोड़ देना, क्विट कर देना, त्याग देना, हिज जॉब, अपनी जॉब को, जो वो जॉब कर रहा था पुरानी वाली, उसने उसको छोड़ने का निर्णय लिया। एज अ ब्रोकर यानी ब्रोकर के रूप में, एक दलाल के रूप में, एज अ ब्रोकर जो वो काम कर रहा था उस जॉब को छोड़ने का डिसाइड किया, निर्णय लिया। स्विच यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों टू स्विच। स्विच मतलब होता है दोस्तों शुरुआत करना, स्विच करना यानी खोलना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्विच ऑन द लाइट, यानी लाइट चालू कर दो। तो स्विच का मतलब होता है कोई चीज़ खोलना या शुरू करना। तो वो ई कॉमर्स को फुल टाइम स्विच करने के लिए, खोलने के लिए
वो जो है डिसाइड कर लिया था कि मैं जो अपनी ई कॉमर्स, जो ई मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक होता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी ये ऑनलाइन व्यवसाय होते हैं, कमर्शियल जो वेबसाइट हैं, इनको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो उसको फुल टाइम यानी पूरे समय करने के लिए उसने जो है पुरानी जॉब को छोड़ने का निश्चय ले लिया। तो यहाँ तक तो कंप्लीट है दोस्तों। आई होप दैट कि आपको अच्छी तरह से सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। यदि कोई भी समस्या है दोस्तों तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं प्रयास करूँगा कि अगली वीडियो में उसको मैं क्लियर कर दूँ। थोड़ा सी स्टोरी बड़ी है, इससे थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ दोस्तों, ताकि ये कम टाइम में जो है ये जल्दी से हो जाए और आप बहुत कुछ सीख भी पाएँ और आपका समय भी बच जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई ग्रीव अप, ग्रो यानी दोस्तों होता है बढ़ना या बड़ा होना, ग्रीव अप उसी का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो आई ग्रीव अप इन अ फैमिली वेयर माई डैड वॉज एन अकाउंटेंट and my mum was a teacher, so school was the first number one thing that I was focused on growing up. But after graduating I immigrated to America with a burning desire to do more and become more. तो दोस्तों थोड़ा ये सेंटेंस लंबा है, आइए इसको हम शुरू से समझते हैं। आई ग्रू अप इन अ फैमिली, एक परिवार में, इन अ फैमिली एक परिवार में, इन यानी में, आई ग्रू अप मैं बड़ा हुआ। ठीक है, ग्रो अप मतलब बड़ा होना, तो आई ग्रू अप मैं बड़ा हुआ, चूँकि सिंपल पास्ट में है। वेयर मतलब जहाँ, माई डैड वॉज जहाँ मेरे डैड है ना, वॉज था या थे, एन अकाउंटेंट। ठीक है, हम अपने से बड़ों के लिए हम थे बोलते हैं, वॉज का एक्चुअल मतलब था होता है, लेकिन हम बड़ों के लिए हिंदी में एक सम्माननीय तौर पे हम जो है थे बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लगता है कि बहुवचन में है, तो ये आप शायद आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको हिंदी में थोड़ा बहुत पता होगा ये चीज़ें। माई डैड वॉज यानी मेरे डैड थे, क्या थे, एक अकाउंटेंट थे। अकाउंटेंट यानी होता है दोस्तों लेखपाल होता है। एन अकाउंटेंट जो लेखा जोखा वाला काम करते हैं किसी भी कंपनी में, किसी संस्था में। एन अकाउंटेंट एक लेखपाल थे। और एंड माई मम, मॉम को मम भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। और मेरी जो मम थी, जो माँ थी, वो एक टीचर थी। ठीक है, सो इसलिए स्कूल वॉज द फर्स्ट नंबर, यानी स्कूल जो था वो पहला है ना, वन थिंग दैट आई वॉज फोकस्ड ऑन ग्रोइंग अप। तो स्कूल वो पहला चीज़ था जहाँ पर मैंने क्या फोकस किया था, ग्रोइंग अप बड़े होने में, यानी बाहर जो है सोचने में, अपनी बुद्धि को विस्तार करने पर जहाँ मैं फोकस्ड था, यानी कि मैं केंद्रित था। आई वॉज फोकस्ड, मैं फोकस्ड था, मैं केंद्रित था किस बात पर, ग्रोइंग अप करने पे, यानी कुछ बड़ा करने पे, आगे जो है अपने आप को बहुत आगे ले जाने के लिए इस बात पर मैं बहुत क्या था, केंद्रित था। बट आफ्टर ग्रेजुएटिंग, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद, लेकिन ओके, आफ्टर ग्रेजुएटिंग, ग्रेजुएशन यानी दोस्तों जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि है ना, 12वीं के बाद लोग कॉलेज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के बाद आई इमाइग्रेटेड टू अमेरिका। इमाइग्रेट यानी होता है कि अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश राज्य में चले जाना। ठीक है, किसी भी पर्पज़ से, जैसे आप कमाने के लिए जाते हैं, टेम्परेरी या परमानेंट जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रवास करना। ठीक है, प्रवास करना। आई इमाइग्रेटेड टू अमेरिका, तो मैं एक प्रवासी के तौर पे अमेरिका चला गया। विद अ बर्निंग डिज़ायर, तो बर्निंग डिज़ायर मतलब दोस्तों ऐसे नहीं कि जलती हुई डिज़ायर, है ना, बर्निंग मतलब होता है जलता हुआ, बर्निंग जलता हुआ, ऐसा नहीं कि जो है डिज़ायर यानी इच्छा होता है, तो जलती हुई इच्छा के साथ, ऐसा आप हिंदी नहीं निकालेंगे, बट आप ये कह सकते हैं कि एक जुनूनी जो इच्छा थी, एक बड़ी, ठीक है, इच्छा लेकर। टू डू मोर यानी कि कुछ ज़्यादा करने के लिए, मोर यानी ज़्यादा, ठीक है, टू डू करना, तो ज़्यादा करने के लिए। एंड बिकम मोर, और कुछ ज़्यादा बनने के लिए। बिकम मतलब बनना, तो कुछ ज़्यादा यानी कुछ बड़ा बनने के लिए, कुछ करने के लिए एक बर्निंग डिज़ायर के साथ, ठीक है, मैं अमेरिका गया।
आई ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा सोचता था। आई ऑलवेज यानी हमेशा, थॉट यानी सोचता था। तो थॉट क्या है दोस्तों? थिंक का सेकंड फॉर्म है, थिंक। थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा या सोचता था। चूँकि पास्ट में है, कहानी है, अपनी वो कहानी बता रहा है बचपन की या पहले की कहानी बता रहा है कि ऐसा मैं करता था। तो पास्ट में है, इसलिए हमने यहाँ पर यह सेकंड फॉर्म प्रयोग किया गया है। तो आई ऑलवेज थॉट, मैं हमेशा सोचता था, दैट कि ऑनलाइन इज़ द फ्यूचर। ऑनलाइन क्या है? फ्यूचर है, भविष्य है। यदि ऑनलाइन मैं काम करता हूँ तो मेरा भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा उसके दिमाग में था। एंड आई वांटेड, और मैं चाहता था। वांटेड चाहता था, ठीक है। एंड आई वांटेड मैं चाहता था, टू बी पार्ट ऑफ इट। टू बी पार्ट यानी हिस्सा बनना। टू बी यानी होता है दोस्तों होना या बनना, पार्ट यानी हिस्सा। तो मैं इसका हिस्सा बनना चाहता था। ऑफ इट यानी इसका, किसका? ऑनलाइन का, ठीक है। ही सैड, उसने कहा। नाउ निक हैज़ मल्टीपल ऑनलाइन स्टोर्स। तो दोस्तों यदि हम अब की बात करें, नाउ यानी अब, निक हैज़ यानी निक के पास है। जैसे आप बोलते हो आई हैव, ठीक है, 2 मोबाइल्स, मेरे पास 2 मोबाइलें हैं, ठीक है। वैसे ही हैज़ हैव का प्रयोग हम करते हैं बताने के लिए कि कुछ मेरे पास है या किसी के पास है। तो निक हैज़, चूँकि निक एक सिंगुलर पर्सन है, इसलिए हम हैज़ का प्रयोग करेंगे कि निक के पास है, क्या है? मल्टीपल ऑनलाइन स्टोर्स। मल्टीपल मीन्स होता है दोस्तों कई या अनेक। तो उसके पास ऑनलाइन स्टोर्स हैं बहुत सारे, ऑन साइट्स सच एज अमेज़ॉन, वॉलमार्ट। तो आप जानते होंगे कि अमेज़ॉन और वॉलमार्ट बहुत ही फेमस ऑनलाइन साइट्स हैं। तो यहाँ पर उनके बहुत सारे स्टोर्स हैं, ठीक है, जहाँ से वो करोड़ों कमाता है, राइट। नेक्स्ट है, ही हैज़ रैक्ड इन $40 मिलियन इन रेवेन्यू। दोस्तों रैक्ड इन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ इकट्ठा करना या बनाना। तो उसने किया हैज़ लग गया ना, और थर्ड फॉर्म आ गई। तो दोस्तों आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है, इन 3 चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है, विशेषकर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और सब्जेक्ट। यदि आप इस पर ध्यान देते हैं और टेंस समझ जाते हैं अच्छी तरह से, तो दोस्तों आपको सेंटेंस की हिंदी समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म है, तो आप समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो ही हैज़ रैक्ड इन यानी उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना, पैसे इकट्ठा किए। तब हम प्रयोग करते हैं रैक्ड इन का। उसने 40 मिलियन जो है डॉलर रेवेन्यू यानी कि जो कमाई है, ठीक है ना, उसने बनाया। दोस्तों बहुत पैसा होता है ये, बहुत ज़्यादा होता है 40 मिलियन, ठीक है ना, थोड़ा पैसा नहीं है ये। इतना जो है अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो मान लीजिए कि वो, तो फिर क्या, वो तो करोड़पति बन गया, राइट। तो आपको ध्यान देना होता है। रिवेन्यू, हाँ, रिवेन्यू के लिए आप एक और वर्ड हिंदी आप शब्द होता है, जैसे आप कहेंगे, जैसे टैक्स वगैरह नहीं वसूलते, राजस्व, जो कमाई इनकम हमारी आती है अदर साइट्स से, उसको हम रिवेन्यू कहते हैं। जैसे ऑनलाइन या फिर यूट्यूब या कहीं से भी कोई कमाई आती है तो उसको जनरली रिवेन्यू बोला जाता है, ठीक है ना। एंड आल्सो हैज़ हंड्रेड्स ऑफ पार्टनरशिप्स विथ क्लाइंट्स। एंड और आल्सो यानी भी, हैज़ आने उसके पास है, क्या है? हंड्रेड्स ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी। उसके पास करीब जो है सबों पार्टनरशिप है यानी हिस्सेदारी है विथ क्लाइंट्स। क्लाइंट्स यानी आप कह सकते हैं कस्टमर्स, जो कस्टमर्स होते हैं, क्लाइंट होते हैं, है ना, ऑनलाइन, उनके साथ उसके करीब सबों साझेदारियां हैं, पार्टनरशिप है, जहां से उसकी इनकम बनती है। नेक्स्ट आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ही ओन्स 100 फ्लैट्स अक्रॉस यूएस। दोस्तों ओन्स यानी होता है मालिक होना या किसी चीज़ का अधिकार रखना। ही ओन्स यानी वह ओन करता है, वो मालिक है या वो अधिकार रखता है 100 फ्लैट्स। कितना ज़्यादा है? करीब 100 फ्लैट
अक्रॉस यूएस, अक्रॉस मीन्स पूरे, ठीक है। अक्रॉस का मतलब दोस्तों ये भी होता है कि पूरा, जैसे मैंने कहा अक्रॉस यूएस यानी पूरे यूएस में, ठीक है, मिलाकर। एंड रोमानिया, रोमानिया उसकी कंट्री है जहाँ से वो आया था। तो रोमानिया और यूएस में देखा जाए तो पूरा मिलाकर अक्रॉस पूरे यूएस और रोमानिया में उसके 100 फ्लैट्स हैं दोस्तों। एंड हैज़ 4 लग्जरी कार्स, और उसके पास 4 लग्जरी कारें हैं, ठीक है। देखिए एक समय था जब वो अमेरिका आया था, उसके पास एक अपार्टमेंट ख़रीदने के लिए भी पैसा नहीं था और उसको इंग्लिश में नहीं आती थी, लेकिन आज उसकी कंडीशन क्या है कि उसके पास 100 फ्लैट्स हैं और आज वो करोड़पति है। तो इस तरह से दोस्तों आप देखे होंगे कि किस तरह से वो लगातार कंटिन्यूअस कठिन मेहनत के बावजूद जो है अपने आप को वो कितना अच्छा आगे ले जा पाया। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे, आपको भी बहुत सारी अच्छी आइडियाज़ और सीख मोटिवेशनल चीज़ें आपको मिल रही होंगी, है ना, जिससे आपकी ज़िंदगी भी जो है बदल सकती है। दोस्तों यदि आप गौर करते हैं संघर्ष पर कि इसने किस तरह से अपने को चमकाया है, ठीक है, और कितनी मेहनत इसने की होगी। तो दोस्तों हार्डवर्क जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ में, चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो कभी भी हार्डवर्क को ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही बॉट, उसने खरीदा, अ फ्लैट, है ना, एक फ्लैट खरीदा। ईच फॉर हिज फादर एंड ब्रदर, ईच यानी हर एक, अपने फादर और ब्रदर दोनों के लिए, ठीक है ना। हिज यानी ईच यानी प्रत्येक, तो हर एक के लिए अलग अलग उसने फ्लैट खरीदा। चलिए निक सैड, निक ने कहा आई थिंक, मुझे लगता है, द रीज़न यानी वो कारण, आई एम सक्सेसफुल, मैं सफल हूँ, तो उसका कारण जो है मुझे लगता है इज़, है, क्या है, बिकॉज, बिकॉज क्योंकि आई वॉज नेवर अफ्रेड टू लूज़। तो दोस्तों यहाँ पर वो अपने सक्सेस का राज बताना चाहता है। वो कह रहा है कि आई वॉज नेवर अफ्रेड टू लूज़, तो अफ्रेड यानी होता है डरा हुआ, लूज़ यानी खोना, नेवर में तब कभी नहीं, तो वो लूज़ करने से, खोने से कभी नहीं डरा हुआ था, ठीक है, या कभी नहीं डरा था वो कि हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ खो जाएगा, हम क्या करेंगे, फिर क्या होगा, इस तरह की जो डर पैदा होती है खो जाने की, नुकसान होने की, तो वो इसके अंदर नहीं था। यही वजह है कि आज वो इतना आगे सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। जस्ट ऑफ नॉट ट्राइंग, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो ना ट्राई करने से डरता था, ठीक है, लूज़ करने से नहीं कि कुछ नुकसान हो जाएगा, है ना, हमारा खो जाएगा, इस चीज़ से नहीं, बल्कि वो ना ट्राई करने से, नॉट ट्राइंग, प्रयास ना करने से वो डरता था कि भाई अगर मैं प्रयास नहीं करूँगा तो फिर ज़िंदगी में क्या होगा। तो इस तरह से उसकी मानसिकता थी और वही इसकी मानसिकता जो है उसे बिल्कुल एक सफल व्यक्ति बना दिया, ठीक है। जितना उसने किया आज के समय में करना बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए, आई एम वेरी परसेवरेंट, अब वो बता रहा अपने बारे में कि मैं बहुत परसेवरेंट हूँ। दोस्तों ये वर्ड का मीनिंग देखिए, मैं पहले आपको बता दूँ कि परसेवरेंट का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, जो लगातार कार्य करे, ठीक है, लगातार कार्य में किसी काम में लगा रहने वाला, या उसको आप बोल सकते हो दृढ़ निश्चयी, ठीक है। तो परसेवरेंट था वो, दृढ़ निश्चयी था। वह स्वयं बता रहा है कि मैं बहुत दृढ़ निश्चयी हूँ, परसेवरेंट हूँ, यानी कि मैं संकल्प करने वाला इस तरह का व्यक्ति हूँ। एंड नेवर गिव अप, और मैं कभी गिव अप नहीं करता हूँ, ठीक है। गिव अप मीन्स होता है दोस्तों त्याग देना या छोड़ देना। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं या आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा जो है बोरिंग समझकर या बहुत मुश्किल है ना, अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, इस तरह की बातें आप जो मानकर गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो कहता है कि मैं परसेवरेंट था, दृढ़ संकल्पित हूँ और कभी भी नेवर गिव अप नहीं करता हूँ। आई फेल 7 टाइम्स, मैं 7 बार फेल हुआ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए फेल्ड, ओके, क्योंकि सिंपल पास्ट में है, ठीक है। तो आई फेल्ड
यानी मैं फेल हुआ, असफल हुआ 7 टाइम्स, 7 बार जो है मैं फेल हुआ। आई गेट अप, है ना, यहाँ पर भी चलिए कोई बात नहीं, सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो इसको मान लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में इसका मीनिंग आप निकाल सकते हो कि मैं जो है 7 बार असफल होता हूँ। आई गेट अप द एट्थ यानी 8वीं बार। ठीक है, यहाँ कुछ जो है इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए 8th, मतलब कि मैं 8वीं बार गेटअप किया, मतलब कि उठा। ठीक है, एंड आई लव द फैक्ट, और मैं उस फैक्ट से, उस तथ्य से प्यार करता हूँ, दैट आई कैन वर्क फ्रॉम होम, कि आई कैन वर्क, मैं कार्य कर सकता हूँ। आई कैन, जैसे आप बोलते हैं ना, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। तो आई कैन वर्क फ्रॉम होम, मैं घर से काम कर सकता हूँ। एंड ऑल आई नीड, और ऑल सब कुछ जो मुझे चाहिए, आई नीड मुझे ज़रूरत है, इज़ अ लैपटॉप, क्या है, एक लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए मुझको, बस। ठीक है, अपना काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए मुझे बस एक लैपटॉप और इंटरनेट की ज़रूरत है। आई नीड, एंड आई एम इन बिजनेस, और मैं बिजनेस में हूँ, मैं काम में हूँ, मैं व्यवसाय में हूँ। ठीक है, बस इंटरनेट की ये दुनिया जो है कितनी शानदार है दोस्तों, कि बस एक लैपटॉप और इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बिजनेस करके वो करोड़पति बन गया और घर बैठे पैसे कमा रहा है। तो आइए देखते हैं लास्ट में वो क्या बोलता है। बस 2 लाइनें हैं दोस्तों, आपने बहुत धैर्य रखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही एडेड दैट ही विल रिमेन एटर्नली ग्रेटफुल टू हिज लेट ग्रैंड मदर हु गिफ्टेड हिम दैट $500। तो दोस्तों शुरुआत में जो वो $500 लेके अमेरिका गया था, तो उसको कौन दिया था, उसकी ग्रैंड मदर। देखिए, ही एडेड, उसने जोड़ा, यानी अपनी बात में उसने और आगे जोड़ा, कहा कि ही विल रिमेन एटर्नली ग्रेटफुल। एटर्नली मतलब दोस्तों हमेशा, अनंत काल तक, एटर्नली हमेशा हमेशा, अनंत काल तक। विल रिमेन यानी रहूँगा, रिमेन मीन्स होना, तो विल यानी गागे फ्यूचर में, तो मैं रहूँगा, ऐसा बोल रहा है कि मैं हमेशा जो है क्या रहूँगा, ग्रेटफुल, आभारी रहूँगा अनंत काल तक, टू हिज लेट ग्रैंड मदर। तो दोस्तों लेट यानी होता है जैसे जो स्वर्गीय लिखते हैं, जो अब नहीं रहे, उनके लिए हम लगाते हैं लेट फादर, लेट ग्रैंड मदर, ऐसे करके। ठीक है, तो अपनी हिज लेट ग्रैंड मदर, अपनी जो स्वर्गीय ग्रैंड मदर हैं, ठीक है, दादी हैं, जिन्होंने मुझे $500 गिफ्ट किया। हु गिफ्टेड, जिन्होंने यानी जिसने गिफ्ट किया, उपहार के रूप में मुझे ये $500 दिए थे, वही लेकर मैं अमेरिका चला गया था। तो इस तरह से दोस्तों ये कहानी कंप्लीट हो गई। आई होप दैट कि आपने बहुत अच्छी आइडियाज़ के साथ साथ आपने इंग्लिश को एंजॉय किया होगा। दोस्तों जो ज़रूरी सेंटेंस हैं, वर्ड्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा और उनको आप बार बार रिवाइज़ करेंगे, ताकि उनमें आप जो है अच्छी तरह से प्रोफिशिएंट हो जाएं, दक्ष हो जाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों यदि पसंद आई है तो अपने दोस्त यारों को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।